मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जा रही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसे लॉक करेंगे। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, इसका एक सही जवाब निकलता है फीमर बोन। देखिए, यहाँ पे जो फीमर बोन है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी होगी, पर नहीं भाई, फीमर बोन होगी। अगर हम फीमर बोन को देखें तो आपको ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, और ये कहाँ पे दिखाई दे रही है? जांघों में, है ना। जो आपकी थाइस होती है, जांघ होती है ना, वहां पर ये फीमर बोन देखने को मिलती है। हालांकि फीमर बोन जो होती है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और सबसे बड़ी होती है मानव शरीर में। ये आपको अपने बॉडी को खड़े होने में, वजन सहन करने में आदि में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ साथ में जैसे कि कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, इन चीजों में भी फीमर बोन की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो देखिए, फीमर बोन कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जांघों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? देखिए, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, प्रश्न ये बन रहा है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। देखिए, आप में से सभी का जवाब होगा 206 हड्डियां, राइट। 206 हड्डियां होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही जवाब होगा। एक एडल्ट जो होता है ना, जो एडल्ट हो जाता है, 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, उसमें 206 हड्डियां पाई जाती है। हालांकि अगर बच्चा कोई पैदा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं नवजात शिशु, तो नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है। कितनी होती है भैया? 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु के शरीर में। अब ये हड्डियां चली कहां जाती है? देखिए, क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है ना, उनके शरीर में 300 हड्डियां देखने को मिलती है। अब क्या होता है, नवजात शिशु का जो शरीर होता है बहुत लचीला होता है, इनकी हड्डियां भी काफी लचीली होती है, जिस वजह से यहाँ पर हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती है, आपस में जुड़ नहीं पाती है, जिस वजह से क्या होता है, कुछ हड्डियां अलग दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसलिए 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे ही इसे वयस्क होता चला जाता है, तो ये हड्डियां, कुछ हड्डियां जो होती है आपस में जुड़ जाती है, और ये जुड़ने के कारण एक हड्डी बन जाती है। तो यह इसके कारण कुछ हड्डियां कम हो जाती है, और वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई गई है। कितनी पाई गई है? 206 हड्डियां पाई गई है। याद रखिएगा, 206 हड्डियां पाई जाती है, ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन आता है, मानव की हम बात कर रहे हैं। मानव के टखने में, ना, मानव के टखने में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आप मुझे बताएंगे, मानव के टखने में कितनी हड्डियां पाई जाती है? देखिए, कई बार क्या होता है, टखने की जगह टॉर्सस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है मित्रों? टॉर्सस लिखा हुआ होता है। याद रखिएगा, टॉर्सस लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मानव के टखने की बात आ रही है और उसमें टॉर्सस लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको क्या है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। यहाँ पे एक मिनट यार, मैंने थोड़ा सा इसको अलग लिख दिया शायद। हाँ ना, टॉर्सस ऐसे लिखेंगे, ठीक है, टॉर्सस। तो देखिए, मानव के टखने या टॉर्सस में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, टॉर्सस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 7 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां देखने को मिलती है? 7 हड्डियां देखने को मिलती है मानव के टॉर्सस में। ध्यान दीजिएगा, कितनी हड्डियां मिलती है? 7 हड्डियां मिलती है। जब ये सातों हड्डियों मिल जाती है, तो इसे टॉर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टॉर्सल कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपसे ये भी आ सकता है कि टॉर्सल क्या है। तो यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, मेरे हिसाब से आप लोगों ने ऐसे नोट किया होगा। निम्नलिखित में से स्वाद कलिका मानव की जीभ के पार्श्व भागों में, देखिए पार्श्व भाग क्या होते हैं, आप ये बताइए। अब देखिए, मानव की टंग की बात हो रही है, मानव की जीभ की बात हो रही है। कहां से कौन सा टेस्ट आ रहा है? यहां से कौन सा टेस्ट आ रहा है? यहां से कौन सा टेस्ट आ रहा है? यहां से कौन सा टेस्ट आ रहा है? तो ये वाला जो भाग है ना, इसे पार्श्व भाग कहते हैं। किनारों का भाग जिसे कहते हैं, उसे पार्श्व भाग कहते हैं। और जो मानव की बात हो रही है, तो पार्श्व भाग की जब बात आ ही रही है, तो इसका जवाब होगा भैया सी खट्टा। क्या जवाब होगा भैया? सी खट्टा जवाब होगा। याद रखिएगा, सी खट्टा इसके लिए सही जवाब होगा। ये देखते हैं कैसे। देखिए, यही क्वेश्चन है सेम, जहां मानव की स्वाद कलिकाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया हमारे जीभ में जो स्वाद आता है ना, वो कहां से आता है। देखिए, अगर जीभ के पिछले हिस्से में अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, तो उसका कड़वा टेस्ट आएगा। कैसा आएगा भैया? कड़वा टेस्ट आएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम आगे आ जाएं, तो भैया यहाँ पे मीठा टेस्ट आने वाला है। एकदम स्टार्टिंग में क्या आएगा? मीठा टेस्ट आएगा। अब यही बात करें इसके किनारों में, तो इसके किनारों में आता है खट्टा टेस्ट। यहाँ पे आप नमकीन कह सकते हैं, नमकीन भी एक प्रकार का खट्टा ही है। तो यहाँ खट्टा टेस्ट आता है, नमकीन टेस्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको याद रहेगा कि भैया लास्ट में आपको कड़वा टेस्ट आता है, स्टार्टिंग में मीठा आता है, और जो किनारों में है वो खट्टा और नमकीन टेस्ट आता है। ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, लगा दो इसमें मोहर। मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से आप अभी तैयार होंगे क्वेश्चनों के लिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? देखिए, जब मानव शरीर की बात आती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, प्रश्न ये उठ रहा है। मैं आपको हिंट कर देता हूं, ये हमारे शरीर के दाईं ओर मौजूद होती है, हमारे शरीर के दाईं ओर मौजूद होती है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। और इस ग्रंथि का नाम क्या है, इस ग्रंथि का नाम है यकृत। इसे इंग्लिश में आप लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लीवर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये लीवर का डॉक्टर यहाँ पे कर रहा है, ये आपका लीवर है, यकृत जिसे कहते हैं। हालांकि जब हम यकृत की बात करते हैं तो इसका वजन जो होता है वो 1.2 से लेकर 1.6 ये या कुछ कभी कभी ये 1.8 तक भी पाया गया है। तो 1.2 से लेकर 1.8 के किलोग्राम के आसपास इसका क्या होता है भैया, वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है, याद रखिएगा। अगर कई बार ये पाउंड में पूछ लिया गया तो 2.8 से लेकर अगर आप देखेंगे 3.3 पाउंड का ये वेट इसका पाया जाता है। याद रखिएगा, महिलाओं में थोड़ा कम वेट होता है, पुरुषों में थोड़ा सा अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के विषय में। देखिए, इससे पहले मैं आगे जाऊं तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। कोई आपकी राय कमेंट बॉक्स में तो डेफिनेटली आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख की सबसे भीतरी परत है, सबसे अंदर की परत कौन सी है। आपसे प्रश्न ये बन रहा है सबसे भीतरी परत कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन बन रहा है, जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे। देखिए, जब भीतरी परत की बात आती है तो यहाँ नाम आएगा रेटिना का। किसका आएगा भैया, रेटिना का आएगा। रेटिना जो हमारी आंखों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। देखिए, रेटिना क्या करता है, ये आपकी आंखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होते हैं, है ना, उन्हें विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देता है। और जब ये परावर्तित करता है तो इनकी जो ऑप्टिक तंत्रिका होती है, ये इनके मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क पहुंचाने के बाद आपके द्वारा जो भी देखे जाने वाली छवियां होती है उसका निर्माण होता है और आप देख पाते हैं। तो ये है रेटिना का काम, जो बहुत ही जबरदस्त है। और आपको रेटिना वाला क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे कि जब मानव नेत्र का दान करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, तो कौन सा आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में। या ये भी मैं कह सकता हूं कि आंखों की रोशनी किस में पाई जाती है, ये भी आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस हड्डी को आप कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन किस हड्डी को कहते हैं भैया। इसे कॉलर बोन हड्डी आपने देखा होगा, हंसली कहते हैं इसे। हिंदी में अगर आप देखेंगे कई बार क्या होता है, हिंदी में लिख के आ जाता है, तो मैं आपको लिख के बता दूं, हंसली, हंसली की हड्डी, या जिसे कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर बोन मतलब जहां कॉलर होती है आपकी, इस तरह से याद रख लो, जहां कॉलर होती है वो कॉलर बोन। अब देखिए भाई, कॉलर बोन बहुत कमाल की है ना, ये कंकाल तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। कॉलर बोन जो है आपकी, ये कंकाल तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कॉलर बोन। और ये जो होता है, ये कंधे से यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। जैसे बहुत सारा जो मूवमेंट्स होता है जहां पर आपको चोट लग सकती है, तो उसे भी ये आपकी सुरक्षा करता है, कहना चाहिए। और यहाँ पे कॉलर बोन की अगर हम बात करेंगे तो क्लेविकल आप इसे कह सकते हैं। डेफिनेटली जिन बच्चों ने यहाँ पे डी चूज किया होगा, एब्सोल्युटली राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंधे की हड्डी का नाम मुझे बता दीजिए। कंधे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, इसका नाम आप मुझे बताएंगे जल्दी से। हालांकि जल्दबाजी में मैं नहीं हूं, याद रखिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, स्केपुला। स्केपुला जो होता है भाई, ये कंधे की आपको यहाँ पर एक हड्डी देखने को मिल रही है। हालांकि कंधे की हड्डी जो होती है ये कॉलर बोन को कनेक्ट करती है, ठीक है, और आपके हैंड्स को भी कनेक्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा। और यही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बोन जहां मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो आपको बोन देखने को मिल रही है, स्केपुला, ये याद रखिएगा। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा था स्केपुला के विषय में भी, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से घुटने की टोपी, आप देख पा रहे हैं ना, घुटने की टोपी आपको दिख रहा है, किस नाम से जानी जाती है आपको बताना। देखिए, घुटने की टोपी बड़ी कमाल की होती है। ये अगर आपको चोट लगेगी, झटके लगेंगे, घुटना कहीं से इंजर्ड होने वाला है, तो उससे क्या करती है, रक्षा करती है, आपके पैर की, आपके घुटने की रक्षा करती है। तो घुटने की जो टोपी होती है उसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसे पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटेला, पटेला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है भैया, पटेला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पटेला कहा जाता है। अब देखिए, जो पटेला की हम बात करेंगे, तो जैसे ये घुटने की एक टोपी है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, पटेला कह रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जांघों के निचले सिरे में आपको देखने को मिलती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, टखने में कितनी हड्डियां होती है। भैया ये क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मूव ऑन करूंगा। हालांकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट है और 3 बार मेरे हिसाब से डला हुआ है, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है। देखते हैं, अभी दूसरी बार आया है। तो ये 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन कह रहा हूँ, 7 हड्डियां इसमें देखने को मिलती है टखने में, जिससे आप लोग टार्टस भी कहते हैं, याद रखिएगा।
टार्सस भी कहते हैं, सॉरी टॉर्सस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पैरों की उंगलियों की हड्डियों को क्या कहा जाता है? हालांकि देखिए जो पैरों में उंगलियां होती है, पहले मैं आपसे पूछूं कि पैरों में उंगलियां कितनी होती है, उंगलियों में हड्डियां कितनी होती है, तो क्या जवाब होगा आपका, बताइए। हालांकि देखिए पैरों की उंगलियों में जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 2 हड्डियां यहाँ पर अंगूठे में होती है और बाकी की 12 हड्डियां आपकी उंगलियों में होती है। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसके लिए सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने लॉक किया है डेफिनेटली सही है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र हड्डी को क्या कहा गया है? हालांकि एकमात्र हड्डी को क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है, प्रश्न ये बनता है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो है उसे एकमात्र हड्डी कहा गया है, ये याद रखिएगा। मेटाटार्सल इसके लिए सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब टीबिया और फीमर एक साथ आ जाते हैं, टीबिया आपकी कहाँ हड्डी में बता दूंगा आपको, फीमर एक साथ आ जाते हैं तो एक खालिस्तान एक साख अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए क्या है, जैसे आपकी फीमर बोन है, ये सपोज करिए आपकी फीमर बोन है, ये जो जांघों से आ रही है नीचे की तरफ, ये फीमर बोन है। यहाँ घुटने की टोपी हो गई और यहाँ से जो हड्डी आपकी जा रही है पैरों की तरफ, है ना, तो ये जो है ना आपकी टीबिया बोन हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, ये वाली जो हो जाती है आपकी क्या होती है, टीबिया बोन होती है, ठीक है। याद रहेगा अब आपका, ये घुटने से नीचे से पैर के बीच की जो हड्डी है उसे आप टीबिया बोन कहते हैं। अब ये जो टीबिया बोन के बीच की बात कर रहा है हमसे ये, तो यहाँ पर ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, जैसे कि देखिए ये जो फीमर बोन है और ये वाली जो बोन है आपकी टीबिया बोन है, इसके बीच का हिस्से की बात कर रहा है। तो जवाब आ जाता है इसके लिए आपका कॉर्टिलेज। क्या आ जाता है भैया, कॉर्टिलेज आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कॉर्टिलेज को अगर हम देखेंगे तो इसे उपास्थि भी कहते हैं। जोड़ों और हड्डियों के संरचनात्मक समर्थन को सुरक्षा देने वाला एक मजबूत और एक लचीला संयोजी उत्तक होता है ये, है ना, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी के विषय में पूछ रहा है। बच्चा भी जानता है सर इस चीज को कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है। हालांकि चित्र के माध्यम से शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, कान का चित्र है। कहा किसका है, ईयर है, कान है। तो भैया कान में सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में, है ना, जो मध्य का भाग होता है कान का, वहां पर ये आपको देखने को मिलती है और इसे कहा जाता है स्टेपस। स्टेपस कहा जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए कान के मध्य में बीच में आपको स्टेपस देखने को मिलती है। अब यहां देखिएगा स्टेपस अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कहना चाहिए इसकी लंबाई जो होती है ना, आपको बता रहा हूं देखिए कितनी कम होती है, 2.5 mm। कितना होता है भैया इसकी, 2.5 mm की इसकी लंबाई होती है। आप सोच सकते हैं। चौड़ाई की बात करेंगे भैया 3 mm की चौड़ाई होती है, बहुत कम होता है 3 mm, तो इसलिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। ये याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा था, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। मानव रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियां होती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। और मानव रीढ़ की हड्डी जिसे हम मानव मेरुदंड कहते हैं, है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें 33 होती है। कितनी होती है? 33 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मनुष्य में समानता ऑटोसोम्स के कई जोड़े होते हैं। देखिए मनुष्य में अगर समानता आप जोड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर, और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे जोड़ों में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, 22 जोड़े यहाँ पर लगाना होगा, जो एक सही जवाब है। हालांकि अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा सार्वभौमिक रक्त समूह है? देखिए सार्वभौमिक रक्त समूह के विषय में क्वेश्चन आया है आपके सामने, जो सभी को कहना चाहिए दे सकता है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ डायग्राम पे भी आप देखेंगे तो ये ओ नेगेटिव जो होता है ना, ये सभी को भैया ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका कारण क्या है आप जानते हो? इसका क्या कारण होगा कि भैया सभी को दे रहा है? देखिए क्या होता है, सार्वभौमिक दाता इसे कहा गया। क्या कहा गया? यूनिवर्सल डोनर। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता इसे कहा गया है। ये नोट डाउन दिस थिंग्स। और यहाँ पे जो नेगेटिव रक्त समूह होता है जिसे सार्वभौमिक दाता के नाम से जाना गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है भैया? किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता है जिसके कारण ये किसी को भी दिया जा सकता है। और एक कारण और भी है, इसमें क्या होता है, आरएच कारक भी नहीं है। इसमें क्या है भैया, आरएच कारक भी नहीं है, और आरएच कारक की उपस्थिति ना होने के कारण यहाँ पर इसे आप सभी दे सकते हैं। ये किसी के भी ब्लड में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें प्रतिजन नहीं है, आरएच कारक
फर्क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर का रक्तचाप, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बता दीजिए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम हमें बताएंगे आप, क्या नाम है? देखिए ये छोटी सी ग्रंथि है, एक त्रिभुज के आकार की ग्रंथि है, एक छोटी ग्रंथि है, त्रिभुज के आकार की ग्रंथियां हैं। इस ग्रंथि को आप जानते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अधिवृक्क ग्रंथियों के नाम से आप जानते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है मित्रों, वो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये दोनों गुर्दे, गुर्दे मतलब आपकी किडनियों के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसका आकार जो होता है एक त्रिभुज के जैसे होता है, त्रिकोणीय होता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक बाहरी परत जिसे आप कॉर्टेक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और एक आंतरिक परत होती है जिसे आप मेडुला कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रंथियों के विषय में जब क्वेश्चन आएगा तो भैया यहां से बन पाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो तरह की ग्रंथियां आपको दिख रही है, एक पिंक कलर की दिख रही है, एक हल्का ब्राउन कलर की आपको देखने को मिल रही है। तो जो ब्राउन कलर की आपको देखने को मिल रही है वो छोटी आंत है, और जो आपको पिंक कलर की दिख रही है वो बड़ी आंत है। तो जो छोटी आंत होती है मानव शरीर में अगर हम बात करेंगे तो भैया इसकी बात ही अलग है। छोटी आंत की बात करेंगे, लगभग 7 मीटर या इससे भी थोड़ी सी अधिक 7.5 मीटर तक आप देख सकते हैं, यानी 22 फीट, सोचिए 22 फीट लंबी और 7 मीटर लंबी होती है आपकी छोटी आंत, जो पाचन तंत्र की सबसे लंबी आंत है। पाचन तंत्र की सबसे लंबी आंत है, याद रखिएगा। आपके शरीर की जितनी भी लंबाई होगी उसके लगभग 3.5 गुना ज्यादा होती है। आपकी जो भी यहाँ पे कहना चाहिए 3.5 गुना अधिक होगी आपके शरीर की लंबाई से, ये भी बात नोट डाउन करने वाली है। हालांकि देखिए क्या होता है, जैसे भोजन को पचाना है, पोषक तत्वों को सोखना है आदि जो होता है ना, इसमें छोटी आंत का काफी रोल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? अब देखिए छोटी ग्रंथि के विषय में क्वेश्चन आ गया भी है, अगर हर तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका अगर इतना छोटा है, लगभग आप कहेंगे 5 से लेकर 8 mm तक कह सकते हैं, मिमी तक कह सकते हैं आप। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी आपने पढ़ा, और जो पीनियल ग्रंथि है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? सबसे छोटी ग्रंथि है। नोट डाउन दिस थिंग्स। पीनियल ग्रंथि के विषय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मस्तिष्क के बीच में स्थित एक छोटी सी स्रावी ग्रंथि है। कहाँ स्थित है ये? मस्तिष्क में, जैसा आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। तो ये मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, छोटी सी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के बीच में पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? देखिए मास्टर ग्रंथि कहते क्यों है भैया? जो मास्टर वही होता है ना जो पूरी क्लास को नियंत्रित कर ले। मास्टर कौन होता है? जो पूरे बच्चों को संभाल ले, पूरी क्लास को नियंत्रित कर ले। तो ऐसे ही आपकी मास्टर ग्रंथि भी होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ग्रंथि भी कहा जा सकता है इसे। अब ये ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं हम आपको पता है? क्योंकि शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, उसे कंट्रोल में रखती है, उसे नियंत्रित करके रखती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा गया है। कहाँ मिलती है? ये मस्तिष्क के आधार पे स्थित होती है, याद रखिएगा। एक कह सकते हैं इसका आकार जो होता है मटर के दाने जैसा होता है, या मटर के दाने के बराबर होता है, ये भी आप कह सकते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है, याद रखिएगा, या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके वजन की हम बात करेंगे तो 1 ग्राम का वजन होता है। कितना ग्राम का वजन होता है? 1 ग्राम का वजन होता है इस ग्रंथि का। ये भी थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे, याद रखिएगा। इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। ये लाल भूरे रंग की होती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, लाल भूरे रंग की आपको ये देखने को मिल रही है। तो भाई आपको मास्टर ग्रंथि के बारे में भी जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हालांकि ये भी दाता के विषय में क्वेश्चन है, तो दाता आपका वही है, तो इसे हम थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ जाएगा, जो कह रहा है रक्त कोशिकाओं की पहचान कीजिए।
रक्त कोशिकाओं की विशेषताओं के ऊपर बात कर रहा है कि भैया डिस्क के आकार की कोई कोशिका है, आकार बदलती है, रक्त का स्कंदन भी इसमें देखने को मिलता है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन की, और 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह दूसरा होगा, क्योंकि डिस्क के आकार की जो है वो लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आप कहते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, आकार जो बदलती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बदलती हैं, रक्त का स्कंदन जो होता है वो प्लेटलेट्स में होता है। ये भी ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था भैया, आ सकता है। हालांकि फिर से दाता के विषय में क्वेश्चन था तो हम इसे इग्नोर करेंगे। एक वर्ष में कितनी बार रक्तदान करके 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है? देखिए क्या होता है, एक मनुष्य एक वर्ष में कितने बार रक्तदान कर सकता है, प्रश्न ये बन रहा है। तो ऐसा माना जाता है एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक वर्ष में 4 बार तक रक्तदान कर सकता है। कितने बार तक? 4 बार तक रक्तदान कर सकता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसे महाधमनी कहा गया है। क्या कहा गया? महाधमनी कहा गया है। ये एक बेद के आकार की होती है, और इसके अगर हम हृदय की बात करेंगे तो हृदय के निचले बाएं हिस्से से शुरू होकर छाती और पेट से गुजरती है। इसे आप महाधमनी कहते हैं। महाधमनी का थोड़ा सा काम समझ लीजिएगा। ये हृदय से क्या कर रही है? ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। नोट डाउन दिस थिंग्स। ये क्या कर रही है? यह महाधमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। यह शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाता है जो एकदम सटीक है, और इसका सही जवाब आपका एवार्टा है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये कह रहा है कि ग्राही, अभी आपने देखा था यूनिवर्सल डोनर के बारे में, हमने बताया था आपको ओ नेगेटिव होगा यूनिवर्सल डोनर, पर अब क्वेश्चन जो बन रहा है भैया ये अलग बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? अलग बन रहा है। अब क्वेश्चन जो बन रहा है वह बन रहा है कि यहाँ पे सर्वग्राही है। अब बताइए सर्वग्राही कौन सा होता है? जैसे कि आप देखते हैं ना एबी जो पॉजिटिव होता है आपका, ये सर्वग्राही होता है। अब ये सर्वग्राही क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वग्राही इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों नहीं होते हैं। एंटीजन भी नहीं होता, एंटीबॉडी भी नहीं होता है। जब ये दोनों नहीं होंगे तो भैया किसी का भी रक्त दे दो इसे, ये उसको एडजस्ट कर लेगा। उसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो जो भी रक्त में दूसरे रक्त में होंगे उसका फंक्शन यहाँ पे वर्क करना चालू कर देता है। याद रखिएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, ये एक सर्वग्राही बना हुआ है, सभी रक्त इसे दे सकते हैं। और रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक है। देखिए रक्त के थक्के की जब बात आती है तो हमें याद आती है विटामिन के की। किसकी याद आती है? विटामिन के की। हालांकि देखिए विटामिन जो के होता है ये रक्त में थक्का जमाने के लिए बहुत सहायक होता है। जब आप कभी चोट लग जाए, ब्लडिंग होने लग जाए, ब्लड बहने लग जाता है, तो उस समय क्या करता है, कुछ देर में रक्त आपका सूख जाता है, जिसे कहते हैं थक्का जमना। और थक्का जम के क्या करता है, वो ब्लड का जो फ्लो है, जो बहाव है, उसे रोक देता है और आपकी जान बच पाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपके प्लेटलेट्स का। ये ध्यान रखिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी निकल कर आ रहा था। अगला क्वेश्चन आता है पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है? देखिए बहुत खतरनाक सा रोग है ये, और ये जो होता है नियासिन विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और भागो, ठीक है, ये प्रतिक्रिया को जिम्मेदार है? अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका क्या जवाब निकल कर आ रहा है मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा। और देखिए अगर हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर देखिए तो इसका सी जवाब आएगा। क्या आएगा भैया? एपिनोफ्रिन। याद रखिएगा, नॉरपेनेफ्रिन। ये जो है यहाँ पर लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जो चयापचय है, दर को विनियमित करने के लिए कौन मदद करता है? अब देखिए मानव शरीर की हम बात करेंगे, पिक्चर से आपको शायद क्लियर होगा। कुछ गले की बात हो रही है, कोई ऐसी ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, और वो है आपके थायराइड ग्रंथि। ठीक है, वो क्या है? थायराइड ग्रंथि है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और थायराइड ग्रंथि जो होती है यहाँ पर गर्दन में आपको देखने को मिलती है, गर्दन के निचले हिस्से में आपको देखने को मिलती है। हालांकि तितली के आकार की होती है, लगभग तितली जैसा दिखाई दे रही है आपको, देखेंगे आप लोग तो। और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 2 इंच के आसपास है। चौड़ाई जो है 2 इंच या आप कहिए 5 सेंटीमीटर है, एक ही बात है। और यहाँ पर ये जरूरी है इसके बारे में जानना कि कहाँ पर है, कितनी चौड़ाई है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित कर सकता है? देखिए शरीर को तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस होती है। क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है आपके शरीर के
तापमान को नियंत्रित करती है। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होती है इसमें अनेक केंद्र होते हैं जो आपके यौन व्यवहार होते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, आपकी यौन इच्छाओं आदि को भी नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस जो होती है मानव मस्तिष्क के मध्य में पाई जाती है, मानव मस्तिष्क के बीच में, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसका आकार लगभग बादाम के जैसा होता है, ये बादाम जैसे दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा कैसे दिखाई देती है, बादाम के जैसे दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है। अगर मानव शरीर रचना के विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो आप उत्तर का चुनाव करेंगे। जब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, देख रहे हो तो भाई लाइक कर दिया करो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। किस टॉपिक में वीडियो बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे। जवाब बी आता है, मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है 33 नंबर का, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। प्रश्न ये उठ रहा है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, आपको ये बताना है। देखिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, मानव शरीर का अध्ययन कर रहे हैं आप, वह उसका क्रिया विज्ञान है। अब मानव शरीर में विज्ञान मानव शरीर के अंदर भी करेगा और बाहर की संरचनाओं का भी करेगा, उसे आप क्रिया विज्ञान कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बड़े आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। क्या आपको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे। मानव कंकाल के विषय में क्वेश्चन आ गया है, मानव कंकाल के विषय में क्वेश्चन आ गया है। ध्यान रखिएगा, मानव कंकाल के विषय में क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। बात आ रही है, मानव कंकाल निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। देखिए एकदम मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए आपका खोपड़ी बनी हुई, खोपड़ी कह सकते हैं, ऐसे ही खोपड़ी आपको दिख रही है, इसे कहते हैं कपाल। क्या कहते हैं भैया, इसे कपाल कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल कपाल जो है आपके लिए एक हेलमेट का काम करता है, ब्रेन को बचा कर रखता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में लंबी हड्डी के जोड़ों पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की उपस्थिति मौजूद होती है। अब देखिए यहाँ पे उपस्थिति की हम बात करेंगे, जवाब बी आएगा, हाइलिन। हाइलिन इसके लिए सही उत्तर था। क्या आप अभी तक कितने नंबर गैस कर पाए, ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव लिगामेंट को बिगेलो और वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन तो अच्छा है, हालांकि आप शायद इसका उत्तर भी जानते होंगे। जवाब जिन बच्चों ने सी चुना है एब्सोल्युटली राइट है। अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्य में रक्त के लिए एक दिशिक रूप से प्रभावित होती है। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे यहाँ पे। यहाँ सही जवाब होगा वाल्व। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। और मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये हृदय वाल्व जो होते हैं प्रत्येक तरफ अलग अलग रक्तचाप पर खुलता और बंद होता है, ये भी आपको ज्ञात होगा मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशोषी अस्थि अंग है। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन फिर से निकल कर आ रहा है, ऑप्शन बी लगाइए इसे आप लोग, ठीक है। कोक्सिक्स आप कह सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु और इस्केमिया को इंगित करता है। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि जो प्रिपरेशन कर रहा होगा यहाँ पे बायोलॉजी से संबंधित वो जरूर जानता होगा यहाँ पर कि वॉल मैन का संकुचन इसे कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई है। ये तो सभी जानते हैं कौन सी है, ये है भैया न्यूरॉन। न्यूरॉन को यहाँ पर संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मानव मस्तिष्क में कर्पस कॉलोसम किससे जुड़ता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हालांकि ये। और जवाब सी आएगा, दोनों सेरेब्रल गोलार्ध से। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र होता है। अब बताइए, मानव मस्तिष्क में श्वास को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि आप ध्यान लगाते हो तब भी श्वास को नियंत्रित करते हो, तो इसका सही जवाब भी है आपका ऑप्शन क्या है, ए है। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं। हालांकि देखते ही आप इसे बता देंगे, मेरे हिसाब से 31 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 31 जोड़े पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का संतुलन अंग है। देखिए मनुष्य के संतुलन अंग की हम बात करेंगे, ऑप्शन बी आएगा। इसका क्या आएगा भैया, ऑप्शन बी आएगा। याद रखिएगा, मनुष्य के संतुलन अंग के लिए ऑप्शन बी आएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पार्श्विक फुसफुस का आवरण एक निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायफ्राम के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जवाब आप देंगे। यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा भैया, आपका डी आएगा।
चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से हार्मोन्स पेट से HCl के स्त्राव में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से 47 का जवाब आप देंगे, क्या निकल कर आ रहा है? तो जवाब भैया यहाँ पर आएगा ए। क्या जवाब आएगा? ए जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है? 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 का जवाब आपका क्या आएगा? डी आएगा भैया। क्या आएगा? डी आएगा, आइलेट कोशिकाएं। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन इसके पश्चात आने वाला है। मानव प्लेसेंटा प्लेसेंटा में उत्पन्न होता है। अभी बताइए मानव प्लेसेंटा में क्या उत्पन्न होता है? तो भैया जवाब बी आएगा यहाँ पे, कोरियन इसका सही जवाब था। आशा करते हैं आपने गेस किया होगा। मानव हृदय किससे बना हुआ होता है? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मांसपेशियों का बना हुआ होता है। मानव हृदय जो होता है मांसपेशियों का बना हुआ होता है। हालांकि एक अंतिम क्वेश्चन है और इसको आपको गैस करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। हालांकि वीडियो कैसा लगा अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो आपको किसी टॉपिक में वीडियो बनवाना है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। तमाम बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतनी। थैंक यू सो मच।